अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने कल का जो शो था, उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त फ़ीडबैक दिया और मेरी जो दरख़्वास्त थी वो आपने कबूल की और आपने उसके ऊपर कमेंट्स भी लिखे और यूजुअल कमेंट्स जितने आते हैं उससे बहुत ज़्यादा लिखे। तो इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने एनकरेज किया कि जी दोनों प्रोजेक्ट्स जो हम शुरू कर रहे हैं और एक आइंदा चंद दिनों तक मैं आपको बताऊँगा। तो उसके ऊपर आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप ही की वजह से ये सारा सिलसिला चलता है। जो रौनक महफ़िल है वो आप लोग हैं और आप यकीन माने मैं आज बल्कि सोच रहा था जब मैंने कमेंट्स देखे, तो मैं सोच रहा था कि कितने इम्पोर्टेंट होते हैं आपके कमेंट्स कि जब आदमी पढ़ता है, तो खुद ब खुद उसके अंदर एक एनर्जी जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और हमने सब ने मिल के इस मुल्क को बेहतर बनाना है और इस मुल्क के लिए काम करना है। जहाँ-जहाँ पे भी हम हैं, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और कलेक्टिव लेवल पे भी हमने इसको आगे बढ़ाना है। और इसी सूरत में आज हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब के साथ और उनसे भी आज हमने पूछना ये है कि नया साल जो है वो कैसा होगा? क्या पिछले साल से बेहतर होगा? और अगर होगा तो कैसे होगा? और तमाम अमूर जो करंट हैं उनके ऊपर बात करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब, उनसे तफ़सीली बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन और सेम टू यू, एक तो सेम टू यू। आप आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कल हमने एक शो किया था जिसमें हमने लोगों को बताया कि हम 2 प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। एक तो ये है कि जिनो टीवी जो अभी आप देख रहे हैं इसमें कॉर्नर पे जी, जो लोगो लगा हुआ है। जी। दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक अलग से हम एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं पाक स्पोरा टीवी के नाम से और वो भी जो है उसका भी मकसद ये बेसिकली यही होगा कि हम जो इश्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें फेस करना पड़ते हैं, उसके बारे में भी लोगों की आरा, लोगों के जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ाएँगे ताकि आगे लोगों तक पहुँचाया जा सके और पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक उनको पहुँचाया जा सके। तो एक तो ये है कि लोगों को भी आप हैप्पी न्यू ईयर कह लें और दूसरा ये है कि ज़रा करंट सिचुएशन पे फिर बात कर लेते हैं और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो इस वक़्त हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी और जिस तरीके से हम इलेक्शन का एक मज़ाक बनता हुआ देख रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की खामोशी देख रहे हैं और जिस तरीके से कॉम्प्लिसिटी देख रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि साइलेंस इज़ कॉम्प्लिसिटी। तो उस तरह की सिचुएशन में यहाँ पे हज़ारों की तादाद में एक ही दिन में जो कागज़ात नामज़दगियाँ मुस्तरद कर दिए जाते हैं एक जमात की और दूसरी जमात जो है उसको फ्री हैंड दे दिया जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखिए जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि कोशिश ये की जा रही है और मैं आर्टिकल भी मैंने इस पे लिखना शुरू किया है, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। हुँ। हमारे यहाँ जो एम्पायर इज़ स्टिल एम्पायर देयर। है, हाँ, इज़ वेरी मच देयर। देखो ना, और वो हुँ, कुछ अरसे के लिए रिसीड करते हैं, फिर जब उनको मौका मिलता है तो वो स्ट्राइक बैक करते हैं। तो वो एम्पायर जो है वो स्ट्राइक बैक बिल्कुल कर रही है और मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जो लोग अ, हुकूमत में आते हैं, मुकन्ना में आते हैं, असेंबलीज़ में इलेक्ट होते हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि इस एम्पायर को हमने किस तरह न्यूट्रलाइज़ करना है और अवाम की हुक्मरानी को किस तरह कायम करना है। हुँ। ये बड़ी ज़रूरी, ये असल चीज़ ये है कि सही बात। एम्पायर को हमने किस तरह वापस भेजना है पैक करके जहाँ से वो आई थी, बरतानिया। वो हाँ, हम नहीं कर पाते और जो लोग जाते भी हैं, बड़े-बड़े दावे करके लोग इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ जाके वो ढेर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। मैं खुद इस्लामाबाद हुँ, में रहा हूँ, मैंने चीज़ हाँ, देखी है और अल्लाह का शुक्र है मैं जब गया तो मैं काफ़ी तैयारी से गया था। तो आई कुड गेट थिंग्स डन बिकॉज़ मैं तैयारी से हुँ, गया था, मुझे पता था कि आई एम अप हुँ, अगेंस्ट एन एम्पायर और ये कोई हाँ, छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, यानी एक सदियों की हुक्मरानी, एक गुलामी बिल्कुल। और वो सोच से, वो बदमाशी, वो वो एक्सप्लॉइटेशन से वो उसका मुकाबला होगा हर लेवल पे। और हर हाँ, जगह माफिया बैठे हुए हैं। तो इसको अंडर एस्टिमेट बहुत ग्रोसली किया जाता है और मुझे उनकी अल्फाज शाह महमूद कुरैशी के आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने 30 साल इस मुल्क की खिदमत की है। सी हाँ, और की होगी उन्होंने, मैं उसको नहीं करता, मगर अगर 30 साल हम इस मुल्क को ना ठीक कर सके, इसके कवानीन ना ठीक कर सके और उन्हीं कवानीन को के हवाले से हमें पकड़ा जा रहा है, तो समथिंग इज हाँ, सीरियसली हाँ, रॉन्ग। इसका मतलब देखे ना, रॉन्ग ना हाँ, इसका मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं करते। और मैं एग्जांपल देता हूं पासपोर्ट रिफॉर्म्स का, जो 70 में भुट्टो साहब के जमाने में हुई थी। वो थी खिदमत कौम की। उन्होंने राइट टू ट्रैवल स्टैब्लिश कर दिया, लोगों को पासपोर्ट दे दिए,
अब वही एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की होप है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। और ये वही 70s की पासपोर्ट रिफॉर्म से वो निकले थे लोग मुल्क छोड़ के, और वो आज वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं और मुल्क को सस्टेन कर रहे हैं। हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो उन्हीं की एक्सपेट्रिएट वजह से। कम्युनिटी सी। और मैं बड़ा ठीक हैरान बात। होता हूं कि मैं मलेशिया के महातिर मोहम्मद साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो तुर्की के प्रेसिडेंट आए थे अब्दुल्ला गुल, उनसे मुलाकात हुई। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि जितनी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी पाकिस्तान की है और जितने काबिल लोग पाकिस्तान के सारे दुनिया में है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप पाकिस्तान को ठीक क्यों नहीं कर सकते? क्या मसला है? आपने सारी दुनिया में आपका डंका बजता है, हाँ, मगर पाकिस्तान में आके आपको क्या पर्सनल हो में है। जाता है? सी। तो ये समझने वाली बात है, और और ये क्योंकि पाकिस्तान मैं में तो खुद जोंके दोनों हैं ना, साइड। पाकिस्तान में जोंके जो है वो हिलने नहीं ना देती पाकिस्तान को। हाँ, असल चीज। एंड मैं बार बार कहता हूं, द एनिमी इज विद इन। मैं ये यस। बार बार कहता हूं, और ये सब दुश्मन सोचने और अंदर है। समझने वाली बात है कि द एनिमी इज विद इन। वो पंजाबी में कहते हम्म, हैं मस्जिद थले डांग फेरो। सी। जब तक बिल्कुल आपने बिल्कुल। मस्जिद के नीचे डांग नहीं फेरी और उसको नहीं निकाला नीचे से, सी, तो ये हमारा आगे जाना बहुत मुश्किल है। यानी आप हर सही बात। काम में आपको ऑड्स फेस करते हैं। थरकोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने 18 साल कोशिश की तो ये कोला निकला। सी। अब हम इसकी गैसिफिकेशन, तो मेरा मेरा मतलब हर काम जो चीज आप टच करते हैं उसमें इतनी रुकावटें हैं, इतनी, वो एक एम्पायर बैठी हुई है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक झूठ का बाजार गर्म है। ठीक, होता कुछ है, प्रोजेक्ट कुछ किया जाता है, कहा कुछ जाता है। ठीक, एक बिल्कुल एक वो एक एक ऐसे एक जो वो उर्दू में बड़ा की लफ्ज है, हड़बोंग बिछी हुई है। किसी हड़बोंग को नहीं मची हुई। पता सही कि बात क्या है। हो रहा है। यू नो लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो भी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हम एक तमाशा देख रहे हैं, और इतना ब्लैटेंट है कि जिसके ऊपर मैं हैरान हूँ कि ना तो कोई इंटरनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज वगैरह, जो आई एनजीओज जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं, बाकी जगहों पे हैं, कोई बोल नहीं रहा। इंटरनेशनल इदारे चुप करके देख रहे हैं तमाशा, ये क्या हो रहा है। जमशेद दस्ती के साथ आप देखें क्या हुआ उसके रात के, उसकी जो अहलियां हैं उनको तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार कहा भी नहीं जा सकता, मुंह से अल्फाज नहीं निकलते जो उनके साथ किया है इन्होंने। तो ये जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखें जी, ये एक एक फ्रस्ट्रेशन और फियर है ऑफ डिफीट। हम्म, ये वही लोग करते हैं जो बड़े डेस्परेट होते हैं। अब एक डिफीट नजर आ रही है बड़ा क्लियरली। अब वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि इमरान खान और उनकी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी ले ले पार्लियामेंट में। सी। इस पे सारा जो जोर इस पे लगाया जा रहा है कि ये जो चूं चूं का मुरब्बा इन्होंने बनाया हुआ है मुख्तलिफ पार्टीज का, ये किसी हम्म, तरीके से इन सबको मिला के और पार्लियामेंट में इमरान खान की मेजॉरिटी को रोका जाए ताकि हुकूमत वो ना बना पाए। सी। ये सारी कोशिश है, और इसके लिए वो ब्लेटेंटली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इलेक्शन भी हो जाएंगे और वो कोशिश ये करेंगे कि वो जो एक एक नंबर है सिंपल मेजॉरिटी का, वो भी वो हासिल ना कर सके। तो ये सिर्फ अटेम्प्ट है, और वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट टू कि सिंपल मेजॉरिटी उनको डिनाई की जाए। मगर तो फिर इसको इसका न्यूट्रलाइज करने जी इसको जी न्यूट्रलाइज करने का तरीका जो है वो टर्न आउट है। अगर हम्म, उस दिन लोग निकल आए, 80%, 70-80% लोग निकल आए, तो वो जो मार्जिन ऑफ एरर है और जो मार्जिन ऑफ चीटिंग है वो ओवरकम हो जाएगा। सही। लेकिन डॉक्टर साहब तो मुझे ये ये बड़ा बताएं कि जरूरी। अगर वो टर्नआउट होता भी है तो वो तो तब होगा ना जब पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो बैलेट पे होंगे। तो जब उनको बैलेट के ऊपर डाला ही नहीं जाएगा और एज ए पार्टी जब उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया जा सकेगा, कोई निशान ही नहीं होगा, तो फिर कैसे लोग जाके टर्नआउट करेंगे, कैसे जाके वोट डालेंगे, और फिर उनका वोट कहाँ पे काउंट होगा? ये सारा कंफ्यूजन, ये बिल्कुल आए, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। ये सारा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, मगर इस सारे कंफ्यूजन से पीटीआई वाइप आउट नहीं होगी। ये समझने की बात है। जो जितना भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस दौर से गुजरी थी 80s के अंदर, तो वो भी वाइप आउट नहीं हुए थे। सी, उन्होंने फिर भी मैनेज करके वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें तो ये कि जो पीपल्स पार्टी अब पीटीआई जो है वो वाइप आउट नहीं हो सकती। उसकी मेजॉरिटी और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो अफेक्ट होगी, मगर पीटीआई वाइप आउट नहीं होगी इस मैकेनिज्म से, बिकॉज इट हैज नॉट वर्कड इन द पास्ट एंड विल नॉट हम्म, वर्क इन द फ्यूचर ईदर। नुकसान जरूर होगा, बिल्कुल बात है, हाँ, डेंट भी पड़ेगा, मगर वाइप आउट नहीं होगी। सी।
तो ये अगर उनका ये ख्याल है कि ये करके हम वाइप आउट कर देंगे तो वो नहीं होगा। सी, और अब तक जितनी भी उन्होंने तरकीब लगाई है इमरान खान फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने की, इट हैज नॉट वर्क। सी, हर तरकीब जो है वो उनकी नाकाम हुई है अब तक, और ये भी नाकाम होगी इंशाल्लाह। ये बात नहीं है कि ये कामयाब होगी। अगर ये चूचुओं व रबा करके और उन्होंने डेंट डाल भी दिया और सिंपल मेजोरिटी ना भी आने दी, तो ये चूचुओं व रबा चल नहीं सकता। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है और बड़े बड़े फैसले करने हैं, और तो ये चूचुओं व रब्बा जो है ये नहीं डिलीवर कर सका। 16 महीने हमने देख ही लिया था, ये तो 16 महीने उन्होंने बहुत डिलीवर किया हो, ठीक, तो फिर तो बात है वो डिलीवर नहीं कर और पाए। वो बड़े घाट किस्म के लोग थे, बड़े बड़े तजर्बाकार सो कॉल्ड लोग थे, उनसे कुछ नहीं बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ अपने केसेस खत्म कराए और हाँ, अपने आप को फायदा पहुंचाने के अलावा, और पॉलिटिकल ब्राइब्स दी लोगों को, अफसरान को गाड़ियां दी महंगी महंगी, ताकि वो उनके हक में फैसले करें। वो कर रहे हैं, सी, और ये भी कर रहे हैं। बेसिकली वो कर रहे हैं। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि सबसे जो स्टैब्लिशमेंट में सबसे जो नाकिस कंपोनेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है, सी, स्टैब्लिशमेंट में जो कुछ डिलीवर नहीं करती नेगेटिविटी के अलावा, और वो कर रहे हैं। इसीलिए उनको रिटर्निंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए हैं, क्योंकि अगर आपने इस किस्म के फैसले करने हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सी, पूछने वाला नहीं। इस किस्म के फैसले करने जो एम्पायर करती थी, जो बादशाह करते थे, हाँ, तो वो बादशाहत के अगर फैसले करने हैं तो वो ये ब्यूरोक्रेसी ही कर सकती है, हमारी रॉयल ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, और कोई नहीं कर लेकिन सकता। इसमें डॉक्टर साहब ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा नेगेटिव है, और नेगेटिव इन द जी सेंस के जिस जिस आदमी से भी मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि एक मायूसी है जिसने पूरा ग्रिप किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के ओवरऑल माहौल को। वो चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई बिजनेसमैन के अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो हैं। मेरी यहाँ पे ओवरसीज लोगों से बात होती है, वो अपनी जगह पे मायूस हैं। तो इस मायूसी की फिजा को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, या कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाए? ये भी तो एक जरूरी है ना। देखिए जी, बेसिकली बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो फियर है। हाँ। असल जो चीज है वो फेयर है। हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि एक एक कमजोर इंसान ने एक पहलवान को किसी तरीके से गिरा लिया और फिर उसको गिरा के रोने लग पड़ा। तो लोगों ने कहा, तुम तो गिरा, तू रो क्यों? कहता नहीं, उठ के मुझे मारेगा। सी, तो पॉइंट ये हाँ। है, ये फेयर है कि वो आपने पहलवान को किसी ना किसी तरीके से वो पाबंद सलासल तो कर दी है, मगर आपको पता है वो पहलवान पहलवान है। सी, वो वो उठेगा। सी, तो ये एक फेयर है जो ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो फेयर जो है वो फेयर जरूर है। लोग, जाहिर बात है, सर्वाइवल मोड में हर एक ने कचूला भी जलना है, जिंदा भी रहना है। हाँ। उस फेयर का एक टेम्पररी इंपैक्ट होता है, लोग खामोश हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, मगर रेंटमेंट और बढ़ जाती है। तो इस वक्त जो सारी जो वो मायूसी से ज्यादा जो बात कर रहे हैं, वो मायूसी से ज्यादा फेयर है। फेयर। उस ठीक है। वो डर है, उस डर की वजह से वो एक मायूसी छाई हुई है, बिकॉज लोगों को पता है कि पहलवान उठेगा। सी, ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी, हमने पहलवान को गिरा दिया है, अब पहलवान नहीं उठेगा। तो ये वही रो रहे हैं कि कहीं पहलवान उठ ना जाए। सी, अच्छा, मैं इसलिए ब्यूरोक्रेसी का पहलवान को तो कहता इस हूँ वक्त हमने ज्यादा। कैद में डाला हुआ है ना। जी एग्जैक्टली मैं इसलिए ब्यूरोक्रेसी का कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो उलझन, वो गुंजल डालने की मास्टर है। हम्म, सी, हम्म। वो इतने गुंजल काम नहीं करना डालती चाहिए, है। उसको खराब करना आता है उनको। हाँ, गुंजल इस तरह डालती है कि उसको खोलने के लिए वो अदालतें भी बेचारी वो बेबस हो जाती हैं। सी, अच्छा, बैकिंग उनको पीछे वो स्टैब्लिशमेंट की है। गुंजल ये डालते हैं, वो जुडिशरी खोलने की कोशिश करती है, मगर गुंजल इतने डाल देते हैं कि वो खोलना बड़ा मुश्किल है। गुंजलों को खोलना बड़ा मुश्किल होता है। जिन्होंने पतंगबाजी की है, गुड्डीबाजी उड़ाई है, उन्हें पता है हाँ। कि गुंजल खोलना बड़ा मुश्किल है। तो हमने, जब हम गुड्डियां उड़ाते थे, तो हमने बकायदा गुंजल खोलने वाले स्पेशलिस्ट रखे होते थे, जिनका काम ही होता था गुंजल खोलना, और इस तरह खोलना कि तुड़ुकी ना लगे, यानी वो डोर खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर वो रगड़ हाँ। खा जाए डोर आपस में तो फिर वहां से टूट जाती है। तो वो बकायदा गुंजल खोलने वाले रखे थे जो गुंजल खोलते थे। तो हमारे यहाँ गुंजल खोलने वाले कम है, गुंजल डालने वाले ज्यादा है, लेड बाय द ब्यूरोक्रेसी। सी, तो ये हाँ, अंडरस्टैंड सही। करने वाली बात है कि ये गुंजल डालने वाले जो हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, और ये बिल्कुल, और ये सारा तो खेल सारा ब्यूरोक्रेसी का है। जिस तरह आपने गुंजल खोलने वाले रखे हुए थे, इस तरह हमने भी गुंजल खोलने वाले कुछ पाले हुए हैं, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, जिनको हम अदलिया कहते हैं, जहाँ पे जी बड़े-बड़े जुगादरी जजेस बैठे हुए हैं। लेकिन जी उनका भी तो कोई रोल बनता है ना, कि नहीं बनता? उनको भी तो चाहिए ना कि जो गुंजल डाल रहे हैं, उनको ज़रा पकड़ें, जी
उनको सीधा करें और गुंजल जो ठीक हो सकते हैं उनको ठीक किया जाए ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़े। तो ये तो उनका हाँ, भी काम है ना। बिल्कुल उनका काम है जी। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन्होंने गुड्डी पतंगबाजी की है, एक वक्त आता है, खासतौर मेरे वालिद, क्योंकि वो मास्टर, वो उनके पास टाइम नहीं था इतना, तो वो सारे गुंजल वाली डोर को फेंक देते थे एक तरफ, एक हम्म। तोड़ के उसको पिन्ने से हाँ। बाहर फेंक देते थे, या इसको हम्म। गुंजल को फारिग करो, सी, और वहां हम हम्म। एक फटकी घेरा लगा के दोबारा पतंगबाजी करते थे। तो वो भी वक्त है। अगर 75 साल में अगर हम ये गुंजल खोल नहीं पाए, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस गुंजल। सी, और हम्म। सबसे बड़ा गुंजल मैं समझता हूं पंजाब पुलिस है। ये ठीक नहीं हो सकती, जिसको नासिर दुरानी इसका भी क्या नहीं ठीक कर इसका सके। इसका क्या इलाज हो सकता है जी? इट हैज टू बी री रेस्ड, ये दोबारा रेस करनी पड़ेगी आपको, अनदर फोर्स, दोबारा रिक्रूट, जैसे ईरान में उन्होंने की थी, उन्होंने दोबारा सारी भर्तियां दोबारा की। इट हैज टू बी री रेस्ड। तो ये आप बेसिकली पुलिस ये जो कह है, रहे हैं कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि भैया जुम्बश कलम इसको उड़ा दिया जाए, सारी की सारी डिसॉल्व कर दी जाए और फिर नई पुलिस जो है वो उसको रेज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको और कोई तरीका नहीं है। सी, ये बिल्कुल और कोई तरीका नहीं है। सी, अब वो असल में मुश्किल काम होता है ट्रांजिशन का, कि इन बिटवीन क्या हाँ। होगा, जो ट्रांजिशन होगी वो किस तरह हमने हाँ। कवर करनी है। तो हाँ। ईरान में तो उन्होंने बिल्कुल एक वक्त में सब खत्म कर दिया था, दे फिनिश्ड एवरीथिंग। और ये बड़ा जरूरी है। सी, तो उसमें ये है कि रेंजर्स को लाए, पैरामिलिट्री ट्रूप्स को आप ला सकते हैं फॉर इंटरिम टाइम पीरियड, और आप दोबारा रेस करें। ये ठीक नहीं हो सकती, ये बियॉन्ड रिडेम्पशन है। मैं खुद प्रोफेसर हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट का, मैं भी नतीजे में पहुंच चुका हूँ, इनको ठीक करना ऑलमोस्ट, क्योंकि कल्चर जो है ना, उस जब एक हाँ। कल्चर सेट हो जाए उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, इनका माइंड कल्चर ही सेट जो बन है, जाएगा उनका। वो माइंडसेट है, कल्चर है, हम्म। एक्सप्लॉयटेशन का, बदमाशी का, डिलीवर ना करने का, हर इशारा तोड़ने का। मैं इशारे पे खड़ा होता हूँ, पुलिस वाला आता है, मोटरसाइकिल में बैठा, वो लाल बत्ती से गुजर जाता है। ठीक, हम्म। मैं खड़ा होता हूँ सड़क पे, जो गलत ट्रैफिक डायरेक्शन में आता है वो पुलिस की गाड़ी होती है। मतलब ये अपने कानून को भी जो रिस्पेक्ट हाँ, नहीं खुद ही करते, तोड़ते हैं। हम्म। वो बिल्कुल। और ऐसा ये अब आईजी को पास करना चाहिए ऑर्डर कि अगर कोई पुलिस वाला पकड़ के कानून तोड़ते हुए, उसका डिसमिसल हो जाएगा। ठीक, हम्म। क्यों नहीं होता? मैंने कई दफा शिकायत की है। ठीक, यानी अब वो जो कानून के मुहाफिज है, वो कानून शिकन सबसे ज्यादा वो है, लाल बत्ती पे हाँ। वो नहीं रुकते, ट्रैफिक के रूल वो नहीं मानते। ठीक, तो ये एक मजाक बना हुआ है कि आप किस तरह मजाक ही बना हुआ चलाएंगे। है। तो ये अच्छा, अब ये वक्त आ गया है। अदलिया की बात, ये अदलिया के बारे में मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा मुझे बताएं। एक तो ये कि 3 केसेस आइंदा चंद दिनों में हम देखेंगे, उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स जारी होंगी। एक तो ये कि आज से ही जो नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है, उसके ऊपर 7 जी मेंबर बेंच जो है वो बना दिया गया है, उसको उसकी हियरिंग करेगा। और लगता यूं ही है कि जैसे कि पहले से कुछ मामला जो है वो तयशुदा हैं। इसके साथ साथ एक जबरी गुमशुदगी का जो एतजाज अहसन साहब ने केस किया हुआ था, अपील की हुई थी, पिटिशन दायर की थी, उसकी भी हम देखेंगे हियरिंग। और फिर तौहीन अदालत का भी केस है। तो क्या आपको लगता है कि ये आइंदा चंद दिनों में कुछ अदलिया से कुछ तवक्कुआत रखी जाएं कि कुछ फैसले करेंगे और ये पीटीआई के लिए कुछ ना कुछ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो उसमें कुछ पेशरफ्त होगी जी? देखें जी, कादी फायज ईसा साहब का बड़ा क्रिटिकल रोल है इस वक्त। हम्म। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो खुद भी बलूचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं, चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से हैं, और गालबन कोयटा से हैं। वो बुगटी साहब तो चले गए, सरफराज बुगटी, वो भी वहीं से थे, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पहले। जी जी। तो ये इस वक्त सारी निगाहें जो हैं वो इन पे हैं फोकस, चीफ जस्टिस साहब पे। और ऑलरेडी लोगों का ये ख्याल है कि इनकी टिल्ट है, ये लोगों का ख्याल है, लोग समझते हैं कि इनकी टिल्ट है। और वो हुदैबिया शुगर, वो जो हुदैबिया का पेपर मिल का जो केस था, वहां से हाँ। लोगों को हाँ। ख्याल है कि इनकी टिल्ट है। सी, तो अब इन्होंने अपनी, मेरे ख्याल इनका भी ये टेस्ट है कि इन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी स्टैब्लिश करनी है, कि एज अ जज ही इज इंडीड न्यूट्रल, और इनकी कोई हाँ। टिल्ट नहीं है। तो इस वक्त ये बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से सारी कौम इनको देख रही है कि ये इनकी टिल्ट है या नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हुई है, कि कई ऐसी अमेंडमेंट्स की थी पिछली असेंबली ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, हाँ। वो सिंपल मेजोरिटी से आप नहीं कर सकते। सी, ये जजेस टू का थर्ड भी, से। कुछ जजेस का ये ख्याल है कि जी कानून साजी जो है वो असेंबली का काम है, हम्म। हमारा काम नहीं है। ये सही बात है, मगर जो हाँ। कानून साजी है
उसके भी रूल्स हैं। कुछ कानून साजी ऐसी है जिसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कुछ कानून साजी सिंपल है जो आप कर सकते हो, फिर आप ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हो। अब ऑर्डिनेंस से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, सिंपल मेजोरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। सही, तो ये भी इशू जो है, असल इशू ये डिस्कस करने वाला है कि क्या ये जो कवानीन उन्होंने पास किए थे जिसमें इसका 5 साल का पीरियड भी था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दायरे में आता है या नहीं आता। तो मेरा ख्याल है ये भी जो है, ये भी फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने करना होगा। और इस वक्त जो काजी फाइज ईसा साहब का रोल है वो बड़ा क्रिटिकल है कि ये कि इनकी टिल्ट किस तरफ है, इज ही रियली न्यूट्रल, और ये वाकई इंसाफ के उस पे बैठे हुए कुर्सी पे इंसाफ करेंगे विद 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 कंप्लीट न्यूट्रलिटी, या ये अपनी टिल्ट बरकरार है। और दूसरी तो बात ये ये है कि जो जो उन्होंने कहा था कि पत्थर पे लकीर है, इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन जो जी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं वो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ बड़े-बड़े लीडरों से। मौलाना फजल रहमान को देखें, उन्होंने ये कहा है कि जी अभी हालात नहीं है इलेक्शंस के। फिर हम दूसरे मुख्तलिफ लीडर्स के भी बयान सुनते रहते हैं कि जी मामलात ठीक नहीं हैं, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ आप समझते हैं कि इंटरवीन करेगी कि नहीं, इलेक्शंस जो हैं वो 8वीं को होंगे और वो शफाफ और सही तरीके से होंगे? देखें जी, ये शफाफ और सही तरीके वाला मामला जो है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है। सही, वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो नहीं है। मेरा अंदाजा ये कि 8 तारीख को हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये भी मान लेना कि जी रिटर्निंग ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, ये भी फैसला ठीक नहीं था। मैं समझता हूं, जब हम सबको पता है कि इस वक्त के ब्यूरोक्रेसी इज अ मेजर इम्पेडिमेंट, ये जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए थे, और आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है कि ब्यूरोक्रेसी की एक मेजर टिल्ट है। सही, खासतौर पर पंजाब में से एक मेजर टिल्ट है ब्यूरोक्रेसी की, उन लोगों पे जो हुक्मरान रहे हैं या इतने अरसे के लिए, और जो सारे उनकी बेस ही लॉयल्टी बेस उन्होंने प्रमोशंस की हैं पिछले 10 15 20 साल में। तो ये हम देख रहे हैं। और दूसरी चीज एक और है कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इससे पहले आइन में जजेस बनते थे। जजेस वगैरह आते थे। जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जो सुप्रीम जुडिशरी का जज हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। मगर क्योंकि हमारे पीछे इलेक्शंस जो थे वो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत आते थे, तो इस वक्त ये डिसाइड किया गया जब अमेंडमेंट्स हुई कि जी ब्यूरोक्रेसी से भी, क्योंकि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी से भी लोग आते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक्स बहुत इन्वॉल्व होती है इलेक्शन में। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ये ठीक है। हाँ, मगर जो गलती ये हुई कि हमने ये एस्टिमेट नहीं किया कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें टिल्ट है, वो न्यूट्रल नहीं है। सी, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मैं भी यहाँ खता खा गया, मैं भी इस फेवर में था कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ब्यूरोक्रेसी से आना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा समझते हैं। मगर ये आई थिंक गलती थी, और ये पहले जो तजर्बा ये बहुत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया, आप जैसे मेरे जैसे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये और गलत रिकमेंडेशन थी, और जो मुझे ये पता चला है कि शेख रशीद साहब की भी इसमें रिकमेंडेशन थी और बाजवा साहब की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि रेलवे के सेक्रेटरी थे उनके अंडर, वो मिनिस्टर थे रेलवे, तो उनकी रिकमेंडेशन थी, और ये बहुत गलत रिकमेंडेशन हुई। और अगर करना भी था तो ये बड़ा केयरफुली अपॉइंट करना चाहिए था ब्यूरोक्रेसी में से, जो बिल्कुल न्यूट्रल, जो बिल्कुल किसी कोई लिंक्स नहीं हो। इनके तो बहुत गहरे लिंक्स हैं पीएमएलएन पूरी फैमिली के। वो तो खैर तो नजर आ ये रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे हाँ, बताएं, आखिरी टाइम है, थोड़ा सा मुझे जरा बताइएगा कि इमरान खान की अब क्या सोच होगी, क्या वो सोच रहे होंगे इस वक्त कि एक तरफ मुकम्मल क्रैकडाउन है, एक तरफ मुकम्मल एक अजीब सा माहौल है जिसमें उन्होंने सरवाइव करना है। क्या स्ट्रेटजी वो आप समझते हैं कि उनको इख्तियार करनी चाहिए और क्या कर रहे होंगे वो इस वक्त? देखिए जी, खान साहब हर सूरत इलेक्शन में जाएंगे, कोई चाहे कोई बल्ला मिले या तरीका ना नहीं मिले, है। हाँ जी, बल्ला मिले या ना मिले। हाँ, पूरी हर तरीके से वो इलेक्शन में जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि कुछ बातचीत होती है, लोग मुझे कहते हैं कि जी बड़ा हार्ड टाइम है और बड़ा क्रैक डाउन है और ये है वो है, और हमारी बड़ी खिदमत है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हम पे बड़ा प्रेशर है। तो मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं कहा आपने अगर खान साहब से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। सी, तो वो सब खामोश हो जाते हैं। पॉइंट ये है कि जब लीडर खामोश है, हर चीज बर्दाश्त कर रहा है, उफ तक नहीं कर रहा, सी, और लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह वो कहते हैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो जब वो आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए तैयार है
तो मेरा ख्याल है उनके जितने लोग हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो सिपाही हैं, उनको भी ये सब कुछ तकलीफ भुला के और आप लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खान ने आखिरी बॉल तक लड़ना है और वो जरूर इलेक्शन में जाएंगे, हर तरीके से जाएंगे। और वो सिर्फ 8 फरवरी तक को नहीं देख रहे, उसके बियॉन्ड भी देख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि हमने इस एम्पायर को डिसमेंटल करना है, इस मुल्क में जमहूरियत लेके आनी है, रूल ऑफ लॉ लेके आना है, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आनी है। अगर हमने स्ट्रगल करके, हमारी जनरेशन ने, अगर हमने 73 का आइन बना दिया था, उसका नफाज भी हमने अपनी जिंदगी में देख के जाना कि वो वाकई एक आईनी रियासत बने, जो जिसने कायदे आजम का ख्वाब, जिसका ख्वाब कायदे आजम ने देखा था। और हमें इतने, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 4 आइन बने हैं, 4, 56, 62, 72 एंड देन 73। तो अब ये होपफुली ये आखिरी आइन होगा हमारा, और इसी से पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और इसको हम आगे लेके चलेंगे। आइन साजी हमने कर दी है, अब आइन का निफाज होना बाकी रह गया है। उसके लिए एम्पायर का डिसमेंटल होना जरूरी है, और वो इंशाल्लाह अगर तो ये 8 तारीख का इलेक्शन फेयर हो गया तो उसकी डिसमेंटलिंग शुरू हो जाएगी उस एम्पायर की। और अगर ये ना हुआ, द स्ट्रगल विल गो ऑन, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि एक टसल जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि अब एम्पायर का रहने का कोई मजाज नहीं है। एम्पायर हैज फेल्ड, सी, एम्पायर डिलीवर नहीं कर सका, जो वादे किए थे उस पर वो कायम नहीं रह सके, वो डिलीवर नहीं कर सके। सो द एम्पायर का डिसमेंटल होना जरूरी है। सी, अब एम्पायर बच नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये नहीं मतलब मैं कोई उनके कॉन्फ्लिक्टेशन उसके मैं फेवर में नहीं हूं, मगर ये है कि ये हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम जरूर प्रिजर्व करेंगे। सी, और हर अदारा जो अपने एम्बिट में रह के काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन रोल के मुताबिक चले, ताकि हम मुल्क को लेके आगे जाएं। अब हम एक मखसूस तबके के लिए मुल्क को नहीं चला सकते, अब हमने अवाम और नास, कॉमन गुड के लिए मुल्क को चलाना है, नेशन की डेवलपमेंट करनी है, कौम को आगे लेके जाना है। सी, और वो चंद अशखास नहीं कर सकते, सारी कौम को हमने उठाना है, जितना चाइना ने उठाया पूरी कौम को उठाया। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू फॉर योर ऑप्टिमिस्टिक नोट, क्योंकि इसी बात पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और अल्लाह करे कि जो आपने एक ऑप्टिमिज्म शो किया है, वही हमारे पास रास्ता भी है, वही हम तो जी बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम तो फाइट करते रहेंगे। आखिरी बॉल, जो कप्तान कहते हैं ना जी, आखिरी बॉल, तो दैट इज राइट। वो कहते हैं ना, उस वक्त तक गेम खत्म नहीं होती जब तक बॉल, जब प्लेयर्स मौजूद हो फील्ड के अंदर, तो प्लेयर्स मौजूद है। वो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं इट एंट ओवर टिल इट्स ओवर। दैट्स राइट। वो अमेरिका में कहते हैं द फैट लेडी हैज संग, अमेरिका में ये कहते हैं टिल द फैट, वो आखिर में गाना होता है ना, टिल द फैट लेडी हैज संग। चले जी, गुड लक, ऑल द बेस्ट, वी हैव टू कीप स्टडीइंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।